चैप्टर नंबर 30 गॉस लॉ। इस चैप्टर की शुरुआत हम इस वीडियो से करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट कंसेप्ट इज फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। सेकंड कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है सॉलिड एंगल। आने वाले कुछ दिनों में इस किताब में से H.C. वर्मा सर की जो कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब है, इस किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं उन सभी कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर हमें फोकस करना है। मेरा ये मानना है अगर फिजिक्स में स्पेशली कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ही आप इसके रिलेटेड जो भी MCQs होते हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट। आज हमें दो कंसेप्ट स्टडी करना है। फर्स्ट कंसेप्ट इज फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें फाइंड आउट करना है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस कंसीडर हियर अ स्मॉल एरिया हैविंग सरफेस एरिया ds। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि एरिया इज विच क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ जाता है एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जो एरिया आप लिखते हो कैलकुलेट करके, तो दैट एरिया इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, और इसका जो भी डायरेक्शन होता है इट इज अ नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल। अगर इस सरफेस को हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं सो दैट नॉर्मल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। ओके, अब क्वेश्चन अराइज ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और एक नीचे के डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ प्लेन सरफेस तो नॉर्मल हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरीके का भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो विच नॉर्मल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया? तो आंसर इज दैट पॉजिटिव नॉर्मल जनरली हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एरिया का। अब ये पॉजिटिव नॉर्मल कौन सा होता है, नेगेटिव नॉर्मल कौन सा होता है, कौन सा नॉर्मल लेना चाहिए, ये हम आने वाले लेक्चर्स में आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। फिलहाल के कंडीशन में आप इतना समझिए कि इस डायरेक्शन में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और दिस नॉर्मल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी एरिया। ओके, और अब इमेजिन कीजिए कि इस रीजन में, जिस रीजन में हम ये एरिया कंसिडर कर रहे हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पे इस रीजन में ऐसा इमेजिन करके चलिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करेंगे। थीटा इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। ओके, तो अब हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करना है यहाँ पे। सो क्वांटिटी इज लाइक दिस वन, फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब इस क्वांटिटी को हम कहेंगे फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस। तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है विच इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। सो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, फ्लक्स को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फ्लक्स का जनरल डेफिनेशन क्या है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं? ओके, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया इज कॉल्ड एज फ्लक्स एंड विच इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक एक पैरामीटर को हम देखते हैं कि फ्लक्स जो भी पास हो रहा है इस सरफेस में से, वो फ्लक्स एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो फ्लक्स ये 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। द फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में मौजूद है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड रहेगा। आप कितना एरिया सेलेक्ट कर रहे हो, ओके, जो भी सरफेस आप कंसिडर कर रहे हो उसका एरिया कितना है, उसके ऊपर भी फ्लक्स डिपेंड रहेगा। मान के चलिए कि आपने सरफेस एरिया बहुत ही छोटा कंसिडर किया है, तो उसमें से जो भी फ्लक्स पास होगा उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। ओके, अगर आप सरफेस एरिया बहुत बड़ा कंसिडर करते हो तो टोटल जो भी फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा। सबसे मेन ये जो भी फ्लक्स है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स passing through this surface, it is also depend on the angle between electric field and normal, and एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है उसके ऊपर भी फ्लक्स डिपेंड रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज कंसिडर करते हैं, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड उतना ही है, सिर्फ उस सरफेस का ओरिएंटेशन हम चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसे हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो थीटा भी चेंज होगा। अगर थीटा की वैल्यू चेंज होता है तो कॉस थीटा चेंज होगा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स उस सरफेस में से जो भी पास हो रहा है उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज होगा। सो इतना याद रखिएगा, द फ्लक्स passing through a given area is depends on three things. The first one is a amount of electric field, सरफेस एरिया आप कितना सिलेक्ट कर रहे हो, और सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में एंगल कितना है। ओके, सो इन तीनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा एरिया कंसिडर करता हूँ तो उस छोटे एरिया को हम डी एस कंसिडर कर सकते हैं, डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सच ए एरिया इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो इसको और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? सो वेक्टर फॉर्म में फ्लक्स जो भी पास हो रहा है उस गिवन सरफेस एरिया में से, इट कैन बी रिटन एज ई डॉट डी एस। आपको याद होगा ये जो भी इक्वेशन है ये डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, सो इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो जनरल फार्मूला जो भी है वो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। सो फ्लक्स passing through the given area is nothing but the dot product between electric field and surface area. इन दोनों में का dot product is a flux. Okay, so ये था कुछ डिस्कशन अबाउट द फ्लक्स। अब फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का यूनिट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ई जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी यूनिट होता है, इट्स अ वेक्टर पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, और ds का यूनिट क्या होगा? एरिया है तो मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे जो भी यूनिट इसका बनेगा इट्स अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, दिस इज अ यूनिट ऑफ द फ्लक्स। ओके, सो मेरे ख्याल से फ्लक्स क्या होता है ये आपको समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स को अगर हम जनरल डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ओके, इट इज अ फ्लक्स। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ई जो भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ds भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्वांटिटी जो भी बनेगा ds क्वांटिटी, सो d phi क्वांटिटी, d phi इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो यही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ds इज इक्वल्स टू, सॉरी, d phi इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ओके, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मिल गया। सो ये डी फाई जो भी है, फ्लक्स जो भी है, दिस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको कुछ इस तरीके से और अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे दो सरफेसेस है, सो दिस सरफेस इज द ds1, दिस सरफेस इज द ds2। अब दोनों का ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ओके, तो दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे। अब इस रीजन में ऐसा इमेजिन करके चलिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस वन। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में मौजूद है, ओके, इन दिस डायरेक्शन। अब जब फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे हम, तो फर्स्ट इसका फ्लक्स जो भी आएगा, फर्स्ट
ओके, दिस इज द फर्स्ट एरिया, दिस वन इज द सेकंड एरिया। तो फर्स्ट एरिया का जो भी फ्लक्स होगा उसको हम φ1 कंसिडर करेंगे, विच इज इक्वल्स टू φ1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सो ई ds1 cos θ1 आएगा, और उसी तरह फ्लक्स सेकंड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू ई ds1 cos θ2, ds2 cos θ2. Okay, ds1 is the area of the first one, ds2 is the area of the second surface. Okay, so उस टोटल सरफेस में से, यानी टोटल सरफेस अगर ds से रिप्रेजेंट करता है, सो टोटल सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस विच इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड पार्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एडिशन हम ले सकते हैं, क्योंकि डी फाई जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से। ओके, सो ये था कुछ डिस्कशन अबाउट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। अब मान के चलिए कि सरफेस कुछ इस तरीके का है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। ओके, अब क्यूब अगर है तो यहाँ पे टोटल फ्लैट सरफेसेस अगर हम देखेंगे तो 6 होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज द सेकंड सरफेस, दिस वन इज थर्ड, इसके अपोजिट फोर्थ, इसके अपोजिट फिफ्थ और इसके अपोजिट सिक्स्थ, ऐसे टोटल 6 सरफेसेस है। अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, मान के चलिए लाइक दिस वन, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट में से, पूरे ऑब्जेक्ट में से पास हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे टोटल 6 फ्लैट सरफेसेस है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस, इन दिस वे। सो टोटल फ्लक्स जब फाइंड आउट करेंगे, सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, इन दिस वे फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ सरफेस। अगर हम इंडिविजुअली सभी सरफेसेस को देखते हैं तो सभी सरफेसेस के ओरिएंटेशन डिफरेंट में है, सो थीटा की वैल्यू डिफरेंट बनेगा। ओके, और उस थीटा की वैल्यू पे ऊपर इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स डिपेंड रहेगा, लेकिन जो भी टोटल फ्लक्स आएगा उन सभी को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सरफेसेस है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम फ्लक्स का एक टोटल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू समेशन ई डॉट डी एस। सो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हर वक्त सरफेसेस आपको फ्लैट मिले, ऐसा भी हो सकता है कि सरफेसेस कुछ इस तरीके की मिले कि एक स्पीयर है। ओके, तो स्पीयर का अगर सरफेस अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इट इज नॉट अ फ्लैट, इट इज कर्व नेचर। ओके, अब यहाँ पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे और इसको हम टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने इमेजिन करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस का एक बहुत ही छोटा पोर्शन हम इमेजिन करेंगे। ओके, बहुत ही छोटा पोर्शन अगर हम इमेजिन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम ds कंसिडर करेंगे। सो अगर ds इट इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दैट सरफेस इज ऑलमोस्ट फ्लैट, वो सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे केस में अगर उस सरफेस को हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ओके, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पता है, ओके, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का है, तो हम हर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल इन दोनों में का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे छोटा सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ तो उसका नॉर्मल कुछ इस तरीके का आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में एंगल यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, लाइक दिस वन। तो हमें ऐसे कर्व सरफेस जो भी है उनको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और इंडिविजुअल सरफेसेस का सरफेस में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है उसको देखना है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है ऐसे सिचुएशन में, तो टोटल फ्लक्स का जो भी फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा
total flux for this type of surface, it is equals to the integration of E dot ds. ओके, E डॉट ds. सो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सर्फेसेस थे, सभी सर्फेसेस फ्लैट थे. ओके, सो कितने सर्फेसेस है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे. तो ऐसे केस में जो भी फ्लक्स होगा इट इज़ अ समेशन होगा, क्योंकि हम हर सर्फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर क्रॉस सर्फेसेस है, अगर बहुत ही छोटा सर्फेस हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्फेसेस अभी यहाँ पे इमेजिन करना होगा. सो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इट इज अ ओपन सर्फेस. अब ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि अगर मैं ये वाला सरफेस इमेजिन करता हूँ, स्पेरिकल सरफेस, तो स्पेरिकल सरफेस ने कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज किया है. दिस टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड एज एन क्लोज सरफेस. यहाँ पे अगर हेमिस्फीयर में कंसिडर करता हूँ, तो इस हेमिस्फीयर का जो भी सरफेस है उसने कुछ वॉल्यूम को पूरा पैक नहीं किया, क्लोज नहीं किया है. ओके, सो सच टाइप ऑफ सर्फेसेस आर कॉल्ड एज एन ओपन सरफेस. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द क्लोज सरफेस, दिस वन इज अ एग्जांपल ऑफ द क्लोज सरफेस, दिस वन इज अ एग्जांपल ऑफ द ओपन सरफेस. ओके, अब ओपन सरफेस में अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो सेम तरीके का फाइंड आउट करेंगे हम E डॉट ds. ओके, लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन के ऊपर हम यहाँ पे एक सर्कल दे देंगे. दिस रिप्रेजेंट द सरफेस इज अ क्लोज सरफेस. ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सरफेस देख के फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब फ्लक्स को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds. ये फॉर्मूला है. ओके, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को हम एलाबरेट करते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E ds मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू. ये फॉर्मूला हम हर बार यूज करेंगे. ओके, सो देखिए, अब यहाँ पे एक स्क्वायर कंसिडर करता हूँ. जो भी स्क्वायर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, मान के चलिए कि उसका साइज जो भी है वो 10 सेंटीमीटर है. ओके, 10 सेंटीमीटर है. अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन दिस डायरेक्शन. मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस सरफेस को, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा. ओके, नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा. मान के चलिए कि ये जो भी एंगल दिया है इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस एंगल इज अ थीटा विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं. और इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिन दैट इट इज अ 20 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सो विच इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट पर मीटर है, ऐसा यूनिट में है, ds. अब जो भी सरफेस आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो वो सरफेस स्क्वायर के फॉर्म में है और उसकी साइड की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है. ओके, सो एरिया कितना होगा, सो ds इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे टोटल एरिया निकल के जो आएगा, सो 0.01 मीटर स्क्वायर. तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 0.01 मीटर स्क्वायर. ओके, क्योंकि 0.1 मीटर ये साइड होगा, उसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे एरिया मिलेगा, सो 0.01 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 60. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है. तो cos ऑफ 60 की वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 10 हो जाएगा. ओके, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन 0.1. दिस इज अ फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू, यूनिट क्या होगा, 0.1
व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज शुड बी इक्वल टू वोल्ट मीटर। ओके, इतना फ्लक्स इस सरफेस में से पास हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व इसलिए किया कि ताकि आपको फ्लक्स का जो भी कंसेप्ट है अच्छे तरह से समझ में आए। तो फ्लक्स देखिए किसके ऊपर डिपेंड है? सो एंगल के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और उसके बाद सरफेस एरिया कितना है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो मान के चलिए सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरीके का एक सरफेस है स्फेरिकल फॉर्म में, और जो भी चार्ज है, let us imagine that the q amount of charge is placed inside the at the center of the sphere. At the center of the sphere हमने q amount of charge रख दिया। ओके, अब इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगे और इस सरफेस में से बाहर जाएंगे। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर जा रहे हैं तो पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है? तो फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस विच इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला में पता है, विच इज इक्वल्स टू E डॉट ds। अब बेटा ये सरफेस जो भी एक क्लोज सरफेस है और कर्वी नेचर में, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, अब E पता होना चाहिए, हमें ds पता होना चाहिए। ओके, सो E कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके मान के चलिए जो भी रेडियस है, दैट रेडियस इज इक्वल्स टू r। तो एग्जैक्ट सरफेस पे इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है विच इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इतना फ्लक्स, सॉरी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा। ओके, अब यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जो भी डायरेक्शन होगा इट इज जस्ट आउटवर्ड। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं छोटा सरफेस एरिया कंसिडर करता हूँ, बहुत ही छोटा सरफेस एरिया कंसिडर करता हूँ जिसकी वैल्यू है ds, अगर इस सरफेस को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो नॉर्मल भी कुछ इस तरीके का आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। ओके, अब नॉर्मल यानी ds वेक्टर और E वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? सो थीटा की वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इसी चार्ज की वजह से, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, तो उसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वो आउटवर्ड रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी पॉइंट पे अगर मैं छोटा सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ तो इस छोटे सरफेस को जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds एरिया वेक्टर। तो E और ds इन दोनों में एंगल यहाँ पे भी कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। अब किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डायरेक्शन सेम होगा। मीन्स हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट भी कितने डिस्टेंस पे है? r इतने डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट होगा इस पॉइंट पे उतना ही जनरेट होगा जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, उतना ही होगा यहाँ पे हर पॉइंट पे। ओके, सरफेस पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक सेकंड चीज, जो भी थीटा है वो भी सेम रहेगा, यानी हर केस में थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? सो थीटा की वैल्यू आ रहा है 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं एलाबरेट करता हूँ, सो E जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, E ds cos थीटा। अब हर बार थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रहा है तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ E ds, ओके, cos इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब E जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि E का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पता है हमें, इट्स अ 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
अब ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा बेटा? सो कैंसिल क्या होगा देखिए, सो 4 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, सो व्हाट्स द रिमेनिंग? सो रिमेनिंग हियर इट इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो टोटल फ्लक्स जो भी पास हो रहा है इस स्फीयर में से ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस एट द सेंटर विच इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये उसका आंसर हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो और एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान के चलिए कि इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमें ये पूछा गया है कि जो भी सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ओके, तो देखिए फिर भी ये कर्व नेचर है, तो फ्लक्स हम देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, सो इस फॉर्मूले को एलैबोरेट कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर रहेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ इस सरफेस का, तो जो भी पोर्शन है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके होगा नॉर्मल, यानी डी एस वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ई वेक्टर का डायरेक्शन ये है। इन दोनों में एंगल अगर देखते हो तो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा। अगर छोटा सरफेस है तो इसका डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ऊपर, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी एस, एंगल इन दोनों में कितना बनेगा? 90 डिग्री बन रहा है। अब आप 3 डायमेंशन में कहीं पे भी इमेजिन कीजिएगा, सेम सिचुएशन आपको दिखेगा। ओके, अब ऐसे केसेस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में डायरेक्शन देखता तो 90 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में फाई की वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा? ई भले ही बाहर निकल रहा है क्योंकि ई की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, हर सिचुएशन के लिए कॉस ऑफ 90 डिग्री आ रहा है, तो डेफिनेटली कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, टोटल टर्म 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय ई, तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगा 0 वोल्ट पर मीटर। इतना फ्लक्स उसमें से पास होगा, मीन्स फ्लक्स पास नहीं होगा सीधा सीधा। ओके, तो ये था थर्ड एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्लक्स 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। द फर्स्ट वन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, सेकंड वन इज अ एंगल बिटवीन डी एस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड आप कितना सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल समझने के लिए हमें प्लेन एंगल कंसिडर करना होगा। मान के चलिए कि ये सर्कल है और ये सर्कल का आर्क है। ओके, अब इस आर्क का लेंथ अगर मैं एल कंसिडर करता हूँ और इसका रेडियस अगर आर है, तो यहाँ पे जो भी एंगल यहाँ पे सस्टेंड होगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और एल इज इक्वल्स टू आर थीटा हम हमेशा यूज करते हैं। तो इस जो भी एंगल यहाँ पे सब्सटेंड हो रहा है, ये कर्व जो भी सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। इसी तरह यहाँ पे एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आएगा। अगर स्पेरिकल फॉर्म में सरफेस है, ओके, स्पेरिकल सरफेस है, तो उस केस में यहाँ पे कुछ सरफेस अगर हम देखते हैं तो कुछ सरफेस यहाँ पे सब्सटेंड किया है, तो ये पूरा सरफेस से हम किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन सेंटर पे खींचते हैं लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, ओके, सो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है तो वो एंगल 3 डायमेंशन में होगा। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एन सॉलिड एंगल।
आप आइसक्रीम खाते हो, यस आइसक्रीम अगर खाते हो तो आइसक्रीम कोन पे यानी एंड पे तो जो भी एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एज एन सॉलिड एंगल, और ये जो भी सॉलिड एंगल है इट इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। ओके, सो ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। अब इस केस में इस एंगल ने, सॉलिड एंगल ने इतना एरिया उसने सबटेंड किया है, इतना एरिया उसने सबटेंड किया है। ओके, अगर एरिया छोटा होगा तो डेफिनेटली ओमेगा की वैल्यू कम होगा। अब इस केस में इसी चीज को याद रखते हुए जो भी ओमेगा बनेगा यहाँ पे, दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन जो भी सरफेस एरिया उसने कवर किया है डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि कर्व कुछ इस तरीके का कर्व है। ओके, जो भी कर्व है कुछ इस तरीके का कर्व है, मान के चलिए लाइक दिस वन। अब इसको एक्सटेंड कर लिया। अब एक जो भी लेंथ है ये ज़्यादा है, आर वैल्यू, इसकी वैल्यू कम आ रहा है। ओके, तो फिर भी एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा ही बन रहा है। इस लेंथ ने जो भी एंगल किया है वो कितना है, थीटा है। ओके, अब मान के चलिए कि इसका लेंथ हम एल कंसिडर कर रहे थे, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एंगल, इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे उसको हम अल्फा कंसिडर करते हैं। अगर इसका लेंथ अब यहाँ पे एल में कंसिडर करता हूँ, ओके, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस आर कितना आएगा ताकि ये दोनों लाइन इक्वल लेंथ के हो सके। तो यहाँ पे आंसर है, अगर इसका अभी फिलहाल लेंथ एल है, कैपिटल एल कंसिडर करता हूँ, तो इसका लेंथ अलोंग दिस डायरेक्शन कितना आना चाहिए, तो ये एंगल अल्फा है। ओके, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा बनेगा। अगर ये अल्फा बन रहा है तो इसका जो भी कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस डायरेक्शन इट शुड बी इक्वल्स टू एल कॉस थीटा, एल कॉस अल्फा, सॉरी एल कॉस अल्फा। तो हम इसको थीटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सो एल, कैपिटल एल कॉस अल्फा अपॉन आर। बहुत ईजी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ अगर ये परफेक्ट आर्क नहीं होता या डिफरेंट टाइप का आर्क होता तो उस केस में थीटा कैसे फाइंड आउट करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। हो सकता है कि एक आधी सरफेस जो भी है, सरफेस कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन है उस सरफेस का। ओके, थोड़ा डिफरेंट ओरिएंटेशन है। अब थोड़ा डिफरेंट अगर ओरिएंटेशन है यहाँ पे तो इसका कंपोनेंट हम ले लेंगे। अगर कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग दिस गिवन, ये अगर इन दो सरफेसेस का नॉर्मल अगर अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा, तो यहाँ पे ओमेगा जो भी आएगा दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया वैसे हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इस सभी को छोड़ दो। लास्ट पॉइंट जो हमें इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना है वो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने अभी कंसिडर किया था, अगर इसका रेडियस आर है और इसका लेंथ अगर एल है, ये वाला लेंथ अगर स्मॉल एल है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो भी एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा दिस थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ओके, अब जो भी सरफेस एरिया यहाँ पे उसने कवर किया इस कोन ने, सो उस सरफेस एरिया को हम डी एस कंसिडर करेंगे और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसको हम ओमेगा कंसिडर करेंगे। तो इस केस में ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि अगर मैं इन दो जो भी लाइन्स है इनका लेंथ अगर बढ़ाता हो तो लेंथ अगर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो आर्क का लेंथ बढ़ेगा और उसी तरह थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन रेडियस सेम रहेगा। रेडियस कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। तो अगर मैं टोटल दो लाइन को पूरा यहाँ से ऐसे लाता हूँ, ओके, सो यहाँ पे टोटल आर्क का लेंथ कितना होगा, सो टोटल लेंथ ऑफ द आर्क अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके ये इसको फिक्स रखता हूँ और सिर्फ इसको बढ़ा रहा हूँ, ऐसे बढ़ाते 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 पूरा मैं यहाँ तक उसको ला रहा हूँ अप टू दिस वन। ओके, तो अब एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा। अब पूरा एंगल कितना बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो थीटा इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। अब इस सर्कल का ये पूरा लेंथ कितना है बेटा, 2 पाई आर अपॉन रेडियस। तो आर आर गेट कैंसल, दिस फाई इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, पूरा अगर हम कंसिडर करते हैं तो टोटल एंगल कितना बन रहा है,
360 डिग्री बनता है, ये हमें पता है। अब सॉलिड एंगल में क्या होगा, अगर हम पूरा स्फीयर का एरिया कंसिडर करते हैं, ओके, पूरा स्फीयर का एरिया कंसिडर करते हैं, तो उस केस में सॉलिड एंगल कितना बनेगा, पूरे सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, सो आर स्क्वायर गेट कैंसल, सो ओमेगा दैट इज द सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो पूरे सरफेस का, हमेशा याद रखिएगा, स्फेरिकल सरफेस का टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा 4 पाई। जैसे पूरे सर्कल का एंगल कितना बनता है 2 पाई, उसी तरह पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनेगा 4 पाई, ये आपको याद रखना है। ओके, सो क्या इस सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल का कुछ यूनिट होगा, द आंसर इज दैट और नॉट, बिकॉज इट इज अ लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया, therefore it is a unitless quantity। तो ये था डिस्कशन अबाउट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमें गॉस थ्योरम जब होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज़ हमें यहाँ पे उस थ्योरम को प्रूव करने में करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में हम HC वर्मा सर की जो किताबें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उनके सभी कंसेप्ट्स को हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।